ऑल स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को चैप्टर 6 का क्वेश्चंस विद आंसर करवाई। आज की कक्षा में अध्याय 7 जिसका टॉपिक है अशोक, एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध का त्याग किया। आगे बढ़ते हैं। रोशन के रूप में, यानी रोशन कुछ बात बोल रही और सोच रही है, थिंकिंग कर रही है। रोशन के जन्मदिन पे उसके दादाजी करक नोट दिए। उसने उन्हें, रोशन एक लड़की का नाम है, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नई सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य यानी एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और उन्हें साथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में लोग अध्याय 6 में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। राज्य करते थे, उसकी स्थापना लगभग 23 साल पहले हुआ था। चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य था, जो बाद में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त की सहायता की और चाणक्य के कई ऐसे विचार जो हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। वंश हम उसे कहते हैं जिसके परिवार में कई सदस्य राजा बनते हैं और शासन करते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसार के बेटे अशोक। आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, यही अशोक स्तंभ है। लुक एट दिस पिक्चर, जो लायन बना हुआ है, शेर बना हुआ है। इसी के बारे में रोशन सोच रही थी कि नोट के दाईं तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और दाहिनी तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। यही अशोक स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ा था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगल हुआ करते थे और वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपना जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। लोग शायद अलग अलग प्रकार के पोशाक भी पहनते थे और भोजन भी करते थे। लुक एट दिस पिक्चर, मानचित्र 5 में देखिए। उस युग में प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति हुई थी। जो यहाँ पर जितने भी ऑरेंज कलर के डॉट हैं, इस सभी स्थान से अभिलेख की प्राप्ति हुई और जितने भी काले रंग का डॉट है वो महत्वपूर्ण नगर हैं। लंपक, कंधार, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बहादुरपुर जो दिल्ली में है, मेरठ यूपी में,
लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, अरेराज, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, गिरिनार, पनगुरी, गुरिया, सांची, रूपनाथ, इलाहाबाद, कलिंग, धौली, जोगर, सोपारा, सन्नाती, मस्की, येरगुड़ी, ब्रह्मगिरी, इन सभी में अशोक के अभिलेख की प्राप्ति यहाँ से हुई। और तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, यहाँ से ये सारे महत्वपूर्ण नगर थे। और इधर लेफ्ट साइड में बाईं ओर अरब सागर है, अरब सागर के बॉटम में बाईं साइड में लक्षद्वीप, राइट साइड में बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सो लुक एट दिस पिक्चर, मैप 5, मौर्य साम्राज्य। सो आगे बढ़ते हैं। राज साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसके बारे में जानते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में राज्य ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होती थी। इसके कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर यानी टैक्स कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को ज़रूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन। सो आगे बढ़ते हैं, साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय ये राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ एक राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों द्वारा नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और कुछ फैक्ट्स मैं बताती हूँ राजधानी में सम्राट के लिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया कि यहाँ के राजा सोने के पालकी पे भ्रमण करते हैं और उनके अंगरक्षक सोने या चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। आधुनिक पटना यानी पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। एक खूबसूरत नगर था, एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, जो 2 या 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल भी लकड़ी का बना हुआ होता था, जिससे पत्थर की नक्काशी की जाती थी और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। आगे बढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट था।
मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक, जो बिंदुसार के बेटे थे और चंद्रगुप्त के पोते। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मलिपि, जिसे देवनागरी बोला जाता है, उसमें लिखी गई है। कलिंग युद्ध के बारे में बताना चाहूँगी। अशोक जब राजा बने तो 8 साल बाद जब कलिंग पे युद्ध किए, चढ़ाई किए, तो 1.5 लाख बंदी बनाए गए और ज़्यादातर लोग मारे गए। इसे देख के अशोक को बहुत दुख हुआ और वे मन ही मन सोचते थे कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, यानी जब विजय प्राप्त होता है, तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। लोग अपने सगी संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं। जो दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह युद्ध में मारे जाते हैं, अपने प्रियजनों को भी खो देते हैं। सो उनको पश्चाताप हो रहा था और मन ही मन सोचा कि धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय उन्होंने किया और आगे भी अपने आने वाले वंश जो राजा बन के शासन करेंगे, उसको भी धर्म कैसे अपनाएं और युद्ध से कैसे बचा जाए, वो अभिलेख उत्कृष्ट किए अशोका अपने समय में। सो आगे बढ़ते हैं। अशोका का कलिंग युद्ध थोड़ा सा और विस्तृत बताने की कोशिश करती हूँ। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा को देख, खून खराबा को देख वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था, आगे देखते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा तथा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, जो बंदी बनाए जाते थे युद्ध में उनके ऊपर। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामत्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़क बनवाए, कुआं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्याख्या की। जो लुक एट दिस पिक्चर, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, जो बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, जो अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह मूर्ति कला का एक नमूना है। लुक एट दिस पिक्चर, ये बुल का चित्र है जो अभी राष्ट्रपति भवन में। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि, जो उस समय में अलग अलग भाषाओं में कैसे लिखा गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, हिंदी, बंगला, मलयालम और तमिल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर्स
सेवंथ का क्वेश्चंस विद आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स।